नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आप सभी मित्रों का एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं साथियों आप सभी के सभी लोग? चलिए फटाफट इस सत्र के साथ आप सभी के सभी लोग जुड़ जाइए ताकि आज की जो क्लास है इस क्लास को हम लोग प्रारंभ कर सके। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमारी जो बात चल रही थी साथियों, ये बात हम लोग रेस्पिरेशन से कर रहे हुए थे, श्वसन से कर रहे हुए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि श्वसन क्या होता है, सांस लेना क्या होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो होता है इन दोनों में अंतर क्या है, ये हमारे पास बात हुई थी। साथ ही साथ हमने बात किया था कि सांस लेने की दर क्या कुछ होती है, ये सारी बातें हमने की हुई थी। इसके बाद अगर आपको ध्यान रहे तो हमने बात किया हुआ था कि अलग अलग जो वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाता है, जैसे IRV क्या हो जाता है, ERV क्या हो जाता है, ये सारी बातें पिछले क्लासेस में आपसे हुई थी। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़कर आए हुए थे श्वसन के प्रकार के विषय में। तो श्वसन के प्रकार में हमने बात किया था कि ये दो तरह का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो जिसमें हमने बात किया था कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है क्या कहलाती है, वायवीय श्वसन कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। साथियों आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग अवायवीय श्वसन के विषय में बात करेंगे। अच्छा, वायवीय श्वसन का आपको पूरा का पूरा रिएक्शन मैंने करके बता दिया था, तो आशा कर रहा हूं कि वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक अम्ल के दो अणु बना रहा था और ये प्रक्रिया कहाँ पर हो रही थी, कोशिका द्रव्य में हो रही थी और इस प्रक्रिया को हमने ग्लाइकोलिसिस कहा था। फिर पायरुविक अम्ल फर्दर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा था, ये प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी। और हम देख रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ऊर्जा के 38 मॉलिक्यूल हमारे पास मिल रहे थे। ठीक है, तो वहां तक की बात क्लियर हो गई हुई थी। तो चलिए आज की क्लास में फिर बात करते हैं अवायवीय श्वसन के विषय में। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो अवायवीय श्वसन होता है, जैसा कि नाम से आपको पता है कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, इसको क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा ये जंतुओं में अलग होती है, पादपों में अलग होती है। तो जंतुओं में अलग बाई प्रोडक्ट बनता है और पादपों में अलग बाई प्रोडक्ट बनता है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मैं इसको परिभाषित कर देता हूं कि अवायवीय श्वसन क्या हुआ। श्वसन की वह प्रक्रिया, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, हमने कहा कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होती है, यानी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ये क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration क्या कहलाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अब सबसे पहले इस प्रक्रिया को हम लोग किस में देखेंगे साथियों, सबसे पहले इस प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं
जंतुओं में, कि जंतुओं में यह प्रक्रिया कैसी होती है। फिर से यहाँ पर भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, एक रिएक्शन से सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, समझिए, अवायवीय श्वसन को किसके अंदर बात कर रहे हैं? जंतुओं में, इन एनिमल्स, जंतुओं में, ठीक है, इन एनिमल्स। तो सबसे पहले जैसे वायवीय श्वसन में देखा था उस तरीके से अवायवीय श्वसन में भी तो चलता है कि आपके पास हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। इस ग्लूकोज का एक अणु टूटता है और टूट कर क्या बनाता है? पायरुविक अम्ल या पायरुवेट के दो अणु बनाता है। पायरुविक अम्ल अथवा पायरुवेट, पायरुवेट, ठीक है, पायरुविक एसिड और पायरुवेट, इसके कितने अणु बनाता है? दो अणु बनते हैं, दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है भैया। अब ये प्रक्रिया आपको क्या बताया हुआ था? आपको बताया हुआ था कि ये प्रक्रिया कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। कहां पर होती है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और इस प्रक्रिया को आपको क्या बताया हुआ था कि इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है यह प्रक्रिया। तो यहां तक तो प्रक्रिया ठीक थी दोनों में। अब देखिए, अब ये पायरुविक अम्ल फर्दर टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब टूटता है तो ध्यान में रखा कीजिए कि यह प्रक्रिया जंतुओं में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जंतुओं में कहां पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है साथियों? तो यह प्रक्रिया संपन्न होती है हमारे पेशीय उत्तक में, ठीक है, पेशीय उत्तक में होती है ये प्रक्रिया। अगर यही ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता, लेकिन अनुपस्थिति में होता है तो ये कहां पर हो जाता है? मसल टिश्यू के अंदर होता है, मसल टिश्यू के अंदर होता है, पेशीय उत्तक में होता है। और इस प्रक्रिया के अनुरूप जो बाई प्रोडक्ट बनता है, ध्यान में रखा कीजिए, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? तो यहां पर जो बाई प्रोडक्ट बनता है, ये बाई प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है साथियों? लैक्टिक एसिड बनता है। तो दो अणु किसके बन जाते हैं? लैक्टिक, दो अणु बनते हैं लैक्टिक अम्ल के, लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और प्लस इसमें क्या मिलता है? ऊर्जा के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, एटीपी के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। देखिए कितना अंतर हो गया कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु ऊर्जा के 38 अणु बना रहा था, जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज का एक अणु टूट रहा है तो लैक्टिक एसिड के दो अणु और ऊर्जा के दो अणु बना रहा था। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या कई बार क्रिकेट के खिलाड़ियों को खेलते समय क्रैम्प क्यों आ जाता है? ठीक है भैया, तो ये क्रैम्प क्यों आ जाते हैं? आप अधिक समय तक खड़े हो जाते हैं तो आपके पैरों की ये जो पेशियां हैं, ये नीचे वाली, इन पेशियों में दर्द क्यों होना शुरू हो जाता है? तो याद रखा कीजिए, जब हम लोग इस तरीके के वर्क में लगे हुए रहते हैं, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी को क्रैम्प आ रहा है, तो जब वह भागने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ध्यान में रखिए, जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में अधिक ऑक्सीजन चाहिए फूड को बर्न करने के लिए, और अगर अधिक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके पेशीय उत्तक में क्या हो जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा, और लैक्टिक अम्ल के कारण ही क्या हो जाता है? क्रैम्प आ जाता है। क्लियर? ये बात आपकी समझ में आ गई? तो चलिए ये चीज ध्यान में रखा कीजिए, ये तो जंतुओं में हो गया। अब बात करें कि अगर यही प्रक्रिया पादपों में होती है तो किस तरह की चीजें देखने को मिलती है, क्या बाई प्रोडक्ट बनता है?
तो अब आपको मैं समझाता हूं पादपों में। यहां तक की ये बात क्लियर हो गई हुई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके अंदर, पादपों में बात करते हैं। पादपों में इन प्लांट्स तो सारी प्रक्रियाएं एक जैसी चलेगी, बस बाई प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो फटाफट उसी तरीके से सारी चीजों को नोट करना है कि इस प्रक्रिया में भी क्या होता है, ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज जो होता है, इस ग्लूकोज का एक अणु, एक मॉलिक्यूल टूटता है और टूटकर पायरुविक अम्ल या पायरुवेट के दो अणु बनाता है। पायरुविक अम्ल अथवा पायरुवेट के दो अणु बनाता है। पायरुविक एसिड और पायरुवेट, इसके कितने, दो अणु बनते हैं, दो मॉलिक्यूल बनते हैं। ये प्रक्रिया भी कहां पर हो रही है, कोशिका द्रव्य में हो रही है। प्रक्रिया का नाम क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। तो सेम चीजें चल रही हुई है, कहां हो रहा है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में प्रक्रिया हो रही है। क्या कहा इसको, इसको हमने कहा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहा। ठीक है, प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बाई प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है। अब पायरुविक अम्ल टूटेगा और ये प्रक्रिया हो रही है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, in the absence of oxygen, absence of O2। अब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो यहां पर बाई प्रोडक्ट क्या बन जाता है। पहले तो ये प्रक्रिया होती कहां पर है, तो ये होती है पादप उत्तक में, प्लांट टिश्यू होता है। और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इस पर बाई प्रोडक्ट याद रखा कीजिए, यहां नीचे लिखता हूं, दो मॉलिक्यूल बनते हैं इथाइल अल्कोहल के। दो मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, इथाइल अल्कोहल के। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। और साथ ही साथ ऊर्जा के कितने बनते हैं, मात्र दो अणु बनते हैं। तो अंतर क्या हुआ, अंतर यह हुआ कि जब प्रक्रिया हो रही हुई थी जंतु कोशिका में तो बाई प्रोडक्ट बन रहा था लैक्टिक अम्ल, और जब प्रक्रिया पादप कोशिका में हो रही है तो बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल बन रहा है। बाकी सारी चीजें एक जैसी है। ठीक है, अब देखिए आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्थलीय पौधे, जलीय पौधे नहीं, याद रखा कीजिए स्थलीय पौधे, कि कोई स्थलीय पौधा है और उस स्थलीय पौधों के अगर जड़ों में लंबे समय तक पानी जमा हो जाए तो ये पौधे सूख क्यों जाते हैं। जब स्थलीय पौधों की जड़ों में लंबे समय तक पानी जमा हो जाए तो साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सूख क्यों जाते हैं। तो याद रखा कीजिए स्थलीय पौधे जो हैं, इन पौधों की जड़ें कैसी विकसित है। स्थलीय पौधों की जो जड़ें हैं, इन जड़ों के अंदर आपको पता जाता है पतले पतले रेशे होते हैं, जिन रेशों को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। इन रेशों को क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। और ये रेशे इस तरीके से विकसित होते हैं कि ये मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर घुले हुए ऑक्सीजन को खींचते हैं। मिट्टी के अंदर घुले हुए ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं साथियों, खींचते हैं। इस तरीके से ये डेवलप हुए रहते हैं कि ये मिट्टी के अंदर के ऑक्सीजन को खींचते हैं। लेकिन अगर इनकी जड़ों में पानी जमा हो जाए तो भैया पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को तो ये खींच नहीं पाएंगे। अगर पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को खींच नहीं पाएंगे तो इनकी जड़ों में क्या होगा साथियों, यहां पर होगा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा।
एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और अगर अवायवीय श्वसन हुआ तो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बाई प्रोडक्ट बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, जिसको आप लोग क्या नाम से जानते हो, जिसका आईयूपीसी नेम इथानॉल भी होता है, इथानॉल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इथाइल अल्कोहल या इथानॉल कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल और इथानॉल। और आपको पता होना चाहिए कि 100% जो इथाइल अल्कोहल होता है, 100% जो इथाइल अल्कोहल होता है, ये कैसा होता है? विषैला होता है, पॉइजनस होता है, विषैला होता है, पॉइजनस होता है। तो जब इसकी उपलब्धता पौधों की जड़ों में होगी तो जनरली क्या हो जाएंगे? पौधे सूख जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि जब पौधों के स्थलीय पौधों की जड़ों में लंबे समय तक पानी जमा रह जाए तो ये पौधे क्यों सूख जाते हैं? तो आप कहेंगे अवायवीय श्वसन के कारण क्या हो जाता है? ये पौधे सूख जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां पर अगर ये बातें आप समझ लिए हुए हैं तो अब आप लोगों को देखना पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब हम लोग किसके विषय में बात करेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे साथियों, रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें? ओके, चलिए तो फिर बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आपका जो श्वसन तंत्र है, इस श्वसन तंत्र में कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से भाग लेते हैं और किस तरीके से वायु चलती है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि आपके श्वसन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं और फिर एक एक करके सभी को लेंगे और उसके विषय में डिटेल में बात करेंगे। तो श्वसन तंत्र के मुख्य भाग हैं, श्वसन तंत्र के मुख्य भाग हैं, मुख्य भाग हैं The main parts of respiratory system are main parts of respiratory system are, ठीक है। देखिए कौन कौन से मुख्य भाग हैं। तो सबसे पहले श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आपके नासा छिद्र से शुरू होती है। यहीं से आप बाहर के वातावरण से वायु को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो गया? नासा छिद्र हो गया साथियों, नासा छिद्र हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं। नासा छिद्र से वायु जाती है और ये जो नलीनुमा संरचना है, इस नलीनुमा संरचना के अंदर आती है। इस नलीनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेसल पैसेज, नासा गुहा बोला जाता है। तो दूसरा भाग आपके पास कौन सा हो गया? दूसरा भाग हो गया नासा मार्ग, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज हो गया। अब यहां से जब चलती है, आगे चलता है, तो फिर ये देखिए आपका नाक और आपका मुंह एक ही जगह पर खुलता है। अगर आपको ध्यान हो, आपको बताया हुआ था कि ये देखिए इस भाग को फेरिंग्स कहा जाता है। इस तरीके से माउथ कैविटी और नेसल कैविटी, ये दोनों भाग जाकर जिस भाग में खुलती है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स जो होता है आगे चलकर दो हिस्सों में बट जाता है। इसके एक हिस्से से जो पाइप निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य नली, फूड पाइप चलती है, फूड पाइप। और जो दूसरा भाग हो जाता है, ये एयर के लिए डेवलप होता है, इससे एयर इंटर करती है, इसको बोलते हैं वायु नली, विंड पाइप बोलते हैं, वायु नली, विंड पाइप बोलते हैं।
तो ये क्या होता है, ये कॉमन पार्ट होता है। इस पार्ट में फूड भी आता है और इस पार्ट में एयर भी आता है। इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको ग्रसनी बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। इसको ग्रसनी बोला जाता है, फेरिंग्स बोला जाता है। तो तीसरा भाग जो है, इस तीसरे भाग के अंतर्गत एयर कहां पर आती है, ग्रसनी के अंदर आती है। तो तीसरा भाग कौन सा हो गया, ये हो गया आपके पास ग्रसनी, फेरिंग्स हो गया साथियों। ठीक है, यहां से चलेगी तो कहां पर आएगा, विंड पाइप के अंदर आएगा। तो यहां पर विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कननुमा संरचना होती है, जिस ढक्कननुमा संरचना को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोला जाता है। एपिग्लॉटिस बोला जाता है इसको, एपिग्लॉटिस। तो अगला जो हो गया भाग, ये क्या हो गया आपके पास, एपिग्लॉटिस हो गया, एपिग्लॉटिस हो गया। ठीक है, एपिग्लॉटिस। इसके बाद बात करें एपिग्लॉटिस के बाद कौन सी आ जाती है, तो एपिग्लॉटिस के बाद हमारे पास आ गई हमारी वायु नली, विंड पाइप आ गई, जिसको ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं, वायु नली अथवा ट्रैकिया। विंड पाइप और इसका टेक्निकल नाम क्या हो जाता है, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया। ठीक है, अब वायु नली जो होती है ये आगे चलकर, वायु नली के बाद देखिए ये वायु नली हुई, फिर यहां पर आएगी, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, जिसमें पाए जाते हैं वोकल कोड। और ये वोकल कोड क्या करते हैं, स्वर का प्रोडक्शन करते हैं, वॉइस बॉक्स भी इनको कहा जाता है। तो अगला भाग जो डालेंगे अगली स्लाइड में, मैं इसको नोट करता हूं। तो अगला भाग जो हो जाता है ये आपके पास हो जाता है साथियों कंठ, जिसको क्या बोला जाता है, लैरिंग्स बोला जाता है, कंठ, लैरिंग्स। ठीक है, इसमें वोकल कोड पाए जाते हैं, ध्वनि का प्रोडक्शन हो जाता है। कंठ के बाद से आप देखेंगे तो जो ट्रैकिया है ये नीचे चलकर, जब ये वायु नली चलती है तो ये आगे चलकर बट जाती है दो भागों में। इन भागों को हम लोग क्या कहते हैं, इन भागों को श्वसनी कहते हैं। आगे चलकर मैं फिगर भी बना के आपको समझाऊंगा, सो बेफिक्र रहिए आप। श्वसनी हो गई, ब्रोंकी कहा जाता है, ब्रोंकी। फिर आगे चलकर प्रत्येक श्वसनी जो होती है कई सारी शाखाओं में बट जाती है। एक श्वसनी जो होती है ये कई सारे ब्रांचेस में बढ़ जाती है, और ये जो ब्रांचेस होती हैं इन ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं बोला जाता है, ब्रोंकियोल्स बोला जाता है, ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। ब्रोंकियोल्स हो गई श्वसनिकाएं। और फिर प्रत्येक श्वसनी के अग्र सिरे पर अंगूर के गुच्छों के समान संरचनाएं होती है। तो अंगूर के गुच्छों के समान ये जो संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनको कुप्पिकाएं या वायु कोश कहा जाता है, एल्वियोली या फिर एयर सैक्स कहा जाता है। तो ध्यान में रखा कीजिए। अगली संरचना जो हो गई इसको हमने कहा कुप्पिकाएं या फिर वायु कोश, वायु कोश। ठीक है, एल्वियोली या फिर एयर सैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अंत में क्या हो गया आपके पास, डायफ्राम हो गया। डायफ्राम हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया आपके श्वसन तंत्र के मुख्य भाग हो गए। अब एक एक भागों को आपको देखना है और समझना है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, फेरिंग्स के बाद सीधे आ जाइए कहां से, वायु नली के अंदर आ जाइए। इस तरीके से कुछ आपकी वायु नली हो गई। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपकी वायु नली हो जाती है। अब ये वायु नली जो हो जाती है आगे चलकर इस तरीके से ये कंठ हो जाता है। ठीक है, ये कंठ हो गया, लैरिंग्स हो गया। अब आगे चलकर ये जो नली है ये दो भागों में बट जाती है।
ये दो भागों में बट जाती है, इन्हीं भागों को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। इसमें से एक भाग जो होती है आपके फेफड़ों में बाईं ओर से प्रवेश करती है और दूसरी दाईं ओर से प्रवेश करती है। तो एक को बाईं श्वसनी कहा जाता है, दूसरे को दाईं श्वसनी कहा जाता है। इस तरीके से देखिए, ये फेफड़ों में प्रवेश कर रही है, ये एक फेफड़े के अंदर चली गई, ये दूसरी साइड से फेफड़े के अंदर चली गई। तो एक कौन सी हो गई, बाईं श्वसनी हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, दाईं श्वसनी हो गई। और नीचे ये क्या होता है, डायफ्राम से जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरह की ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को आप लोग क्या कहते हैं, डायफ्राग्म कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो हो गया, ये आपके पास लैरिंक्स के अंदर स्वर यंत्र हो गया। ये जो वायु नली होती है, इस पर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, इस वायु नली में कार्टिलेज के बने हुए शीट्स पाए जाते हैं। आगे ये सब नोट करवाऊंगा। इस भाग को ट्रैकिया कहा जाता है। आगे चलकर ये श्वसनी के अंदर भी देखने को मिलता है। अब श्वसनी जो है ये अंदर चलकर कई सारे ब्रांचेस में टूट रही है। जिन ब्रांचेस को हमने क्या कहा था साथियों, जिन ब्रांचेस को हमने श्वसनिकाएं कहा था। देखिए, प्रत्येक श्वसनी जो होती है ये आगे चलकर कई सारे भागों में विभक्त हो जाती है, कई सारे भागों में टूट जाती है। प्रत्येक श्वसनी आगे चलकर कई सारे भागों में टूट जाती है। चाहे इसकी बात करें, चाहे इस दोनों तरफ, ये कई सारे भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, टूट जाती है। ये जो भाग होते हैं इनको श्वसनिकाएं कहा जाता है। और प्रत्येक अग्रभाग पर अंगूर के गुच्छों के समान इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, हजारों की संख्या में, जो क्या कहलाती हैं, जो कहलाती हैं एल्वियोली, या फिर इनको वायुकोश कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग देखें, हमने इस संरचना को क्या कहा साथियों, इसको हमने कहा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कहा, ठीक है, एपिग्लॉटिस हो गया। ये हमारे पास वायु नली या ट्रैकिया हो गई, वायु नली अथवा ट्रैकिया हो गई। आ रही है बात आपकी समझ में, ये वायु नली अथवा ट्रैकिया हो गई। ये हमारे पास हो गया विंड पाइप और ट्रैकिया। ये हमारे पास क्या हो रहा है, कंठ हो रहा है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कंठ जो होता है ये ज्यादा डेवलप होता है। तो पुरुषों का जो कंठ होता है, इस कंठ को हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंठ हो गया, लैरिंक्स हो गया, कंठ हो गया, लैरिंक्स हो गया। इसके बाद ये जो थी, ये कौन सी थी, ये श्वसनी थी, ब्रोंकी थी। मोटी वाली कौन सी थी, ब्रोंकी थी। और प्रत्येक श्वसनी कई सारे ब्रांचेस में बट जा रही थी, देख रहे थे आगे कई सारे ब्रांचेस में टूट रही थी। इन ब्रांचेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स कह रहे हैं। और इनके अग्र सिरों पर देखिए, ये अंगूर के गुच्छों के समान जो संरचनाएं आपको नजर आ रही है, हजारों की संख्या में ये होती है, अंगूर के गुच्छों के समान ये जो संरचनाएं नजर आ रही है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एल्वियोली या फिर वायुकोश बोलते हैं। एल्वियोली, कुप्पिकाएं बोला जाता है। इनमें जब एयर भरता है तो ये फूल जाती हैं। और कई बार पूछा जाता है कि गैसीय विनिमय कहाँ से होता है, ये अभी आप सबको नोट कराऊंगा। ये कुप्पिकाओं के ही माध्यम से होता है। और नीचे ये डायफ्राम हुआ, जब आप सांस खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सांस छोड़ते हैं तो फैल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये डायफ्राम हो गया, डायफ्राम हो गया। बाकी इसके ऊपर यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है, बीच में अगर यहाँ पर, ये तो फेफड़े हो गए, ये बीच में अगर ये वाला भाग हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, ठीक है, इस वाले भाग में। और ये ऊपर से क्या हो जाती है, पसलियों के द्वारा, रिब्स के द्वारा इसको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। आई बात समझ में, थोड़ा सा रफ सा आइडिया आपको मिला। मैं इसका लेवल डायग्राम भी आप लोगों को दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एक एक करके
सभी भागों के विषय में हमें थोड़ी थोड़ी सी बात करनी है। तो आइए अब एक एक करके सभी भागों के विषय में हम लोग बात करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए फिर। तो सबसे पहले हमने बात शुरू कहां से की थी? सबसे पहले हमने बात किया था नासा छिद्र से, नॉस्ट्रल से। पहला भाग हमारे पास क्या था? नासा छिद्र, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स। तो नासा छिद्र क्या हो गए? ये हमारे नाक के अग्रभाग पर उपस्थित दो छेद होते हैं जिनके माध्यम से वायु क्या होती है? हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है। सिंपल सा, इनका और कोई फंक्शन नहीं है। ये जो दो आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ये दो पोर्स होते हैं जिनके द्वारा क्या हो जाता है? वायु बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण किया जाता है और हमारे श्वसन तंत्र के अंदर लाया जाता है। तो नासा छिद्र में आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे नाक के अग्रभाग पर, ये हमारे नाक के अग्रभाग पर उपस्थित दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से वायु हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है, श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। बस इतनी ही बात आपको ध्यान में रख लेना है। नाक के अग्रभाग पर उपस्थित दो छिद्र हैं जिनके द्वारा वायु क्या हो रही है? आपके श्वसन तंत्र में आ रही है। तो बाहरी वातावरण से जो वायु को ग्रहण किया जाता है वो इन्हीं पोर्स के द्वारा, इन्हीं नासा छिद्रों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। These are the two pores which are present at the front part of our nose, front part of our nose. The air from our surrounding enters in our respiratory system, in our respiratory system through these pores, तो इन पोर्स के माध्यम से क्या हो जाती है? एयर जो होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करती है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि नासा छिद्र के बाद जो ये नलीनुमा संरचना दिखाई देती है इसको नासा मार्ग बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। तो अब किसके विषय में हम लोग बात करेंगे? नासा मार्ग के बारे में आइए बात करते हैं। नासा मार्ग, नासा मार्ग, नेसल पैसेज। तो नेसल पैसेज के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो नेसल पैसेज क्या हो गया साथियों? इसमें हमने बात किया कि ये एक नलीनुमा संरचना होती है और बीच से ये सेप्टम नाम की संरचना से बटी हुई रहती है और ये जो नासा मार्ग होता है इसमें नासा बाल पाए जाते हैं और साथ ही साथ एक लिक्विड श्लेष्मा म्यूकस पाया जाता है। तो यहाँ पर कई सारे कार्य किए जाते हैं जिसमें सबसे पहले कार्य को आप समझिए कि जो बाहरी वातावरण से आप वायु ले रहे हुए हैं, इस वायु में धूल कण है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। अगर ये धूल कण
आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करेगी तो श्वसन संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाएगी। तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो एयर आप ले रहे हुए हैं, ये इंश्योर किया जाता है कि जो एयर आप ले रहे हुए हैं उस एयर में डस्ट पार्टिकल्स ना हो। तो इसके लिए इनको छानने का काम किया जाता है। तो छानने का काम कौन करता है? जो नाक के अंदर बाल होते हैं जिनको नेसल हेयर्स कहा जाता है, ये छानने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये म्यूकस नाम का जो लिक्विड होता है, ये क्या करता है? इस डस्ट पार्टिकल्स को जो नासा मार्ग की दीवारें होती हैं उसके ऊपर चिपका देता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपके घर के आगे या सड़क पे अगर धूल उड़ रही हुई है तो आप अगर पानी का छिड़काव कर देंगे तो धूल जहां पर है वहीं पर चिपक जाएगी। सेम उसी तरीके से आपके नेसल पैसेज के अंदर जो फिल्टरेट किया जाता है डस्ट पार्टिकल्स को नेसल हेयर्स के द्वारा, उनको चिपकाने का कार्य कौन करता है? ये कार्य करती है आपके पास श्लेष्मा नामक द्रव। तो ये तो हो गया। साथ ही साथ यहाँ एक और कार्य किया जाता है। अब ये कार्य पूछिएगा कौन सा किया जाता है? तो यहाँ पर एयर को गर्म किया जाता है, वार्म अप किया जाता है। तो एयर को गर्म करने से साथियों क्या फायदा है? आपको पता है कि किसी भी चीज को गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो उस चीज में एक्सपेंशन होता है। उस पदार्थ के जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब हवा को गर्म किया जाएगा तो हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो तेजी से क्या हो जाएगा? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे। तो इतना सारा काम कहाँ पर किया जाता है? ये नासा मार्ग के अंदर किया जाता है। तो चलिए इसको नोट करते हैं कि नासा मार्ग के अंदर क्या हो गया। तो यह एक नलीनुमा संरचना होती है, नलीनुमा संरचना होती है। यह एक नलीनुमा संरचना होती है जिसमें नासा बाल, यह एक नलीनुमा संरचना होती है जिसमें नासा बाल तथा श्लेष्मा नामक द्रव पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। इनके द्वारा ग्रहित वायु में उपस्थित, जो ग्रहण किया गया है, ग्रहित वायु में उपस्थित धूल कणों को छाना जाता है, धूल कणों को छाना जाता है। ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या बताया था कि यहां पर एयर को गर्म किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ यहां पर ग्रहित वायु को गर्म किया जाता है, ग्रहित वायु को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है। इतनी बातें आपको किससे ध्यान में रख लेनी है? नेसल पैसेज से ध्यान में रख ली है। ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं। ठीक है। आ रही है बात आप लोगों के समझ में? ठीक है। चलिए तो फिर चलते हैं बच्चों, बात करते हैं कि क्या क्या कार्य हो गया। ठीक है। इट इज अ tube-like structure in which nasal hairs and a liquid called mucus is present. Mucus is present. ठीक है। Air is filtered here.
as well as it is warmed up here, गर्म किया जाता है। तो इतना काम कहां पर हो गया? इतना काम हो गया आपके नेसल पैसेज के बाद। अब नेसल पैसेज के बाद अगला पार्ट क्या था? ग्रसनी था फेरिंग्स में। और फेरिंग्स में कोई काम नहीं होता है, केवल आपको ध्यान में रखना है कि ये वायु तथा भोजन के लिए एक समान मार्ग होता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का एयर के साथ कुछ बात नहीं होता, बस यहाँ से एयर आगे निकलेगी और किधर जाएगी? विंड पाइप की तरफ जाएगी। तो इसको सिंपल सा एक लाइन में आप लोगों को देख लेना है कि जो आपके पास ग्रसनी है, जो फेरिंग्स है, इसका क्या मतलब हुआ? फेरिंग्स, ठीक है। तो ग्रसनी में ध्यान में रख लेना है, यह वायु तथा भोजन के लिए एक समान मार्ग होता है, एक समान मार्ग होता है, एक समान मार्ग होता है, ठीक है। कॉमन पार्ट है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पार्ट क्या हो जाता है, तो वो होता है फेरिंग्स, क्योंकि यहां भोजन भी आ रहा है और एयर भी आ रहा है साथियों। तो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। तो भोजन और एयर के लिए यह क्या होता है? एक समान मार्ग होता है। आ रही है बात समझ? चलिए, तो फिर ये बात आपके समझ में आ रही हुई है। तो आज की जो चर्चा है, आज की चर्चा को हम लोग यहीं तक रखेंगे, शेष जो चर्चा है अगली क्लास में करेंगे। तो आशा कर रहा हूं कि यहाँ तक की सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आएगी तो आप अगली क्लास में दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका काम यही है कि आप बेहतर ढंग से सबको नोट करें, समझने का प्रयास करें, ठीक है साथियों। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और अगली क्लास में मुलाकात होगी और इससे बाद की चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान में रख लेना है कि मैंने आपसे क्या क्या चर्चा कर लिया। मैंने आपको सारे मुख्य भाग बता दिए। हमने बात कर लिया कि नासा छिद्र जो होता है इसका कार्य क्या होता है, साथ ही साथ हमने नासा मार्ग को देख लिया और कहां पर हम लोग पहुंचे हुए हैं, हम लोग फेरिंग्स की बात किए हुए हैं। तो इससे आगे की चर्चा को अगली क्लास में जारी रखेंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं, इस क्लास को मिलते हैं। तो चलिए फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। धन्यवाद।